हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस 2025 की हम लोगों ने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये वाले लेक्चर देखने के पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी यानी कि पॉवर्टी। गरीबी का मतलब क्या होता है? तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी परिवार के पास जीवन स्तर के न्यूनतम बुनियादी मानक यानी कि उसके पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी वित्तीय संसाधन नहीं है। न्यूनतम बुनियादी मानकों को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो गरीबी का मतलब यही होता है कि व्यक्ति अपनी जो है वो मूलभूत आवश्यकता क्या होती है व्यक्ति की? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग देशों में जो है वो गरीबी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। पर अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो क्या हो सकता है कि अगर हम बेसिक नीड्स को पूर्ति नहीं कर पा रहे, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो भी हम उसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो खर्च करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम गरीबी कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसकी परिभाषा दी है कि गरीबी क्या है? क्षमताओं का अभाव है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? तो वह आय स्तर जो न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। इसको अगर हम समझे तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। और इस रेखा में जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि 50 रुपए प्रतिदिन खर्च, कि यदि कोई व्यक्ति 50 रुपए प्रतिदिन खर्च कर पा रहा है मतलब वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो ये 50 रुपए प्रतिदिन जो है जो व्यक्ति खर्च करता है उसे उसके बेसिक नीड्स यानी कि जो रोटी, कपड़ा, मकान है वो वाली चीज उसकी पूर्ति हो जाती है प्रतिदिन, अगर वो 50 रुपए खर्च कर पा रहा है। तो इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया गरीबी रेखा। अब 50 रुपए से कम अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है प्रतिदिन तो वो बीपीएल के अंतर्गत आ जाएगा, और 50 रुपए से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर पा रहा है तो वो एपीएल के अंतर्गत आ जाएगा। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन का ही मतलब ये होता है कि न्यूनतम जीवन व्यापन की स्थिति को पूरा करने के लिए जो आवश्यक खर्च है बेसिकली, उसको हमने क्या माना है? गरीबी रेखा मानी। पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन आय के स्तर पे नहीं होता। मतलब हमने ये नहीं लिखा यहाँ पे कि 50 रुपए प्रतिदिन कितनी या जो हमने ये नहीं देखा यहाँ पे कि व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन कितना कमा रहा है, बल्कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए उपभोग व्यय मतलब क्या होता है कि कितना व्यक्ति अपने उपभोग के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसके आधार पर। क्योंकि यहाँ लिखा है 50 रुपए प्रतिदिन खर्च, मतलब हमारे यहाँ जो है वो खर्च के आधार पर गरीबी रेखा का जो है वो गरीबी देखी जाती है कि व्यक्ति प्रतिदिन कितना खर्च कर पा रहा है, उसके आधार पे हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना गरीब है। तो गरीबी रेखा यानी कि काल्पनिक रेखा, ठीक है, जिसके नीचे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है मतलब वो उतना अगर नहीं कर पा रहा प्रतिदिन तो वो बीपीएल के अंतर्गत है, और अगर उससे ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो एपीएल के अंतर्गत आता है। इसी को क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा। अब भारत में गरीबी रेखा कौन डिसाइड करता है? तो भारत में नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा को डिसाइड करता है। और हमेशा ये जो गरीबी रेखा यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह होती है, उसके हिसाब से गरीबी रेखा जो है वो चेंज होते जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि गरीबी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो हमारे यहाँ जो है वो दो प्रकार की गरीबी देखने को मिलती है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होता है सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? तो अभी हमने जो गरीबी की परिभाषा समझी है कि वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास, इसकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। उसे ही गरीबी बोलते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी जो है वो वही होती है कि वह गरीबी जिसमें मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता जैसे कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और आवास, इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये है कि इसे जो है वो हेड काउंट रेशियो में मेजर किया जाता है। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, हमें ये तो पता है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उन्हें हम गरीब बोलते हैं, जैसे कि जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। अब हमको ये देखना है कि हेड काउंट रेशियो होता क्या है। देखो, निरपेक्ष गरीबी में हमने ये तो देख लिया कि बीपीएल के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन्हें जो है वो गरीब कहा जाता है, ठीक है। पर अगर ये पूछा जाए किसी व्यक्ति से कि अगर भारत की अगर कुल जनसंख्या इतनी है तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो उसको निकालने के लिए जो है वो हेड काउंट रेशियो का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो बीपीएल की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या में से बीपीएल का कितना परसेंटेज है, उसे देखने के लिए हम निरपेक्ष गरीबी यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का यूज करते हैं। उसे देखने के लिए हम हेड काउंट रेशियो का यूज करते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालने के लिए हम हेड काउंट रेशियो देखते हैं।
हेड काउंट रेशो में जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सॉरी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 लोग आएंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखिए तो गरीबी रेखा अगर है तो गरीबी रेखा के ऊपर अगर 6 लोग है, ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जो है वो 4 लोग हैं, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना है कि कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो है वो गरीब है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिट करते हैं। बीपीएल की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बीपीएल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसको अगर हम 6 माने, ठीक है, 5 गलती से लिखा गया है, तो अगर हम देखें कि कुल कितनी जनसंख्या है तो 6 और 4 कितने होंगे, 10। मतलब कुल जनसंख्या तो 10 है, उसमें से जो है वो बीपीएल कितने हैं, 4 है। मतलब हमको कुल जनसंख्या में से बीपीएल का परसेंटेज चाहिए, तो 0.4 आता है। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 40%। मतलब हमने ये बताया कि हमारे पास कुल जनसंख्या के 40% भाग क्या है, गरीब है, ठीक है। तो अगर हमको परसेंटेज में निकालना है कि हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीब है, उसके लिए हेड काउंट रेशियो का यूज किया जाता है, ठीक है। तो निरपेक्ष गरीबी का मापन करने के लिए हेड काउंट रेशियो। निरपेक्ष गरीबी समझ में आ गया, जो सामान्य गरीबी की परिभाषा समझी हमने कि अगर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। सापेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि एक देश के भीतर या कोई दूसरे देश से जब हम तुलना कर रहे हैं, जब हम अपने आय की तुलना कर रहे हैं या फिर हम जीवन स्तर की तुलना कर रहे हैं, तो जब हम किसी देश यानी कि अपने ही देश में अगर हम बीपीएल वालों के आपस में तुलना कर रहे हैं, या फिर किसी एक देश के दूसरे देश से जो है वो हम तुलना कर रहे हैं आय को लेकर, ठीक है, कि एक देश दूसरे देश से कितना गरीब है। या फिर बीपीएल में भी हम देख रहे हैं कि एक जो बीपीएल है वो दूसरे बीपीएल से कितना जो है वो ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, मतलब किसी की तुलना में कोई कितना गरीब है उसको देखने के लिए जब उसे देखा जाता है तो इसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। तो परिभाषा में भी यही है कि जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोग की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से अगर निम्न है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष गरीबी। मतलब किसी एक देश की, किसी एक देश के लोगों की दूसरे देश से या दूसरे देश के लोगों से या उसी देश के लोगों से जब तुलना की जा रही है कि वो उसकी तुलना में कितना गरीब है, तो उसे हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि ये सब जो है ए बी सी डी ये सारे जो है वो बीपीएल वाले हैं, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। अब ए व्यक्ति है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि 50 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अब 50 से अगर नीचे है तो वो बीपीएल के अंदर है। तो अगर एक व्यक्ति 49 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, एक व्यक्ति 30 रुपए प्रतिदिन, एक व्यक्ति 20 रुपए प्रतिदिन, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, तो ये जो डी है वो सी की तुलना में ज्यादा गरीब है, ये जो सी है वो बी की तुलना में ज्यादा गरीब है, ये जो बी है वो ए की तुलना में ज्यादा गरीब है। मतलब ये सारे ही बीपीएल है, पर गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को जो है वो ये मेथड का यूज क्यों करती है गवर्नमेंट, ताकि उनको समझ में आए कि गरीबों में भी और ज्यादा गरीब कौन है जिन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सापेक्ष गरीबी जो है वो देखी जाती है, ठीक है। गरीबों की भी आपस में जब हम तुलना करें तो इनमें से सबसे ज्यादा गरीब कौन सा है, तो डी% जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति से या दूसरे देश से आप जो है वो कितने गरीब है उसकी तुलना में, उसे जो है वो सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। अब इसके मापन के लिए दो चीजें, एक तो लॉरेंज कर्व आता है और एक गिनी गुणांक आता है। सबसे पहले देखते हैं लॉरेंज वक्र क्या होता है। तो इसे 1905 में लॉरेंज के द्वारा जो है वो दिया था ये विधि, कि किसी भी देश के लोगों के मध्य आय की विषमता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा सापेक्ष गरीबी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं विषमता बताती है कि वो व्यक्ति आपसे कितना ज्यादा अमीर है, ठीक है, या फिर आप उसकी तुलना में कितने गरीब है, मतलब कहीं ना कहीं असमानता को बताती है। तो लॉरेंज वक्र क्या बताएगा, वही बताएगा कि आय की विषमता जो है उसको ज्ञात करने के लिए लॉरेंज वक्र का यूज किया जाता है। अब इसको समझते हैं। जिस देश की संपत्ति और जनसंख्या की परिणामी रेखा पूर्ण समता रेखा यानी कि 45 डिग्री से जितनी ज्यादा विचलित होगी वो उस देश की उतनी असमानता को बताती है। अगर हम सामान्य यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखो लॉरेंज वक्र जो है उसमें लॉरेंज के द्वारा एक रेखा दी थी जिसे बोला था पूर्ण समता रेखा, जो कि उन्होंने 45 डिग्री पहले से दे के रखी है कि ये पूर्ण समता रेखा होगी 45 डिग्री, ठीक है। अगर इस पे कोई देश आता है इस पूरी रेखा पे, मतलब वहां पे बिल्कुल भी असमानता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बता दी कि इनकम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने देख लिया कि कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे 20% जनसंख्या जो है वो कितने रुपए कमा रही है, 20 रुपए कमा रही है, 40% जनसंख्या 40 रुपए कमा रही है, 60% जनसंख्या 60 रुपए। तो इसी हिसाब से जो है वो हमने कर्व बनाया। अगर ये कर्व हम देखेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, मतलब कि ये 45 डिग्री की जो रेखा है यानी कि जो पूर्ण समता रेखा है उससे हमारा जो वक्र है वो कितनी दूरी पर है, वो ये बताएगा। जितनी ज्यादा दूरी पर होगा मतलब उस देश की जो है वो उस देश में या फिर दूसरे देश से जो भी हम तुलना कर रहे हैं, फिर उस देश की हम तुलना कर रहे हैं, तो वहां पे असमानता उतनी ज्यादा है।
तो यहाँ पर एक रेखा पहले से ही दे दी है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण समता रेखा। पूर्ण समता रेखा यानी कि 45 डिग्री समता रेखा से जितना दूरी पर हमारा वक्र बनेगा, मतलब वो देश जो है उसमें असमानता उतनी ज्यादा है आय की। ठीक है, तो इसे ही लॉरेंज कर्व कहा जाता है। यही चीज जो है वो यहाँ पर भी लिखी है कि जिस देश की संपत्ति और जनसंख्या की परिणामी रेखा पूर्ण समता रेखा से जितनी दूरी पर होगी, मतलब जितना ज्यादा विचलन होगा, वो देश उतना ज्यादा आय में असमानता रखेगा। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आय की विषमता को ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और लॉरेंज वक्र से हमको ये समझ में आता है कि कोई देश में कितनी ज्यादा जो है वो आय की असमानता है। इसके लिए लॉरेंज के द्वारा पहले से ही एक रेखा दे दी है 45 डिग्री, कि ये जो रेखा है वहां पे बिल्कुल भी असमानता नहीं है। अब अगर इससे जितनी दूरी पर आप जाते जाओगे और आपका जो कर्व बनेगा, ठीक है, वो उसे ही जो है वो हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व बोलते हैं। और जितना ज्यादा दूरी पर कर्व बनेगा, मतलब देश में उतनी ज्यादा जो है वो आय की असमानता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लॉरेंज कर्व है वो तो ग्राफिक यानी कि हम ग्राफ के रूप में उसको समझ पा रहे हैं, पर अगर हम उसको गणितीय रूप में चाहते हैं, यदि हमको पता करना है कि कितनी परसेंट आय की असमानता है हमारे देश में, कितनी है आय की विषमता, तो उसको देखने के लिए गिनी गुणांक का यूज करते हैं। तो 1912 में के गिनी ने लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप प्रस्तुत करने के लिए इस विधि का प्रतिपादन किया है। इसका अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 के बराबर होता है। मतलब कि एक के निकट अगर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है अगर एक के जितना पास में होगी, ठीक है ना, एक के निकट जितनी होगी वहां विषमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर एक का मतलब ये नहीं है कि असमानता बहुत कम है, एक का मतलब ये है कि जितनी अगर जो भी वैल्यू है वो एक के जितने पास में होगी, मतलब वो ये बताएगी कि विषमता उस देश में बहुत ज्यादा है। और अगर जीरो के जितने भी निकट होगी तो वो बताएगी कि उस देश में विषमता बहुत कम है। इसको हम ये इससे समझते हैं। जैसे इसका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, गिनी गुणांक का a अपॉन a प्लस बी होता है। इसको समझते हैं। ये 45 डिग्री समता रेखा है। अब अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले और इधर हम यूएसए का एग्जांपल देते हैं। अब इंडिया का एग्जांपल लिया और हमने देखा कि हमारे देश में जो आय की विषमता है उसके लिए हमने एक लॉरेंज वक्र बनाया। ठीक है, लॉरेंज वक्र में हमने कैसे बनाया है कि इधर हमने इनकम देखी और इधर जनसंख्या देखी कि कोई मतलब जनसंख्या का कितना प्रतिशत कितने रुपए कमाता है, उसके हिसाब से हमने जो है वो ये कर्व बना लिया। तो ये जैसे कि मान लिया कि ये जो है वो 40% एरिया है। अब इसके बाद जितना होता है, मतलब कि लॉरेंज वक्र जो बनाया है हमने, उसके बाद का जितना क्षेत्र है उसको हमने बी नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे हम निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी होता है। तो ए तो 40% है, ठीक है, मतलब ए जो है वो 40 है, और ए प्लस बी मतलब क्या आएगा, 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, मतलब 0.5। गिनी गुणांक जो है यदि वो एक के निकट है, इसका मतलब आपके देश में आय की विषमता है। ठीक है, तो ये इंडिया के संदर्भ में हमने देखा। अगर हम यूएसए की बात करें, तो क्योंकि हमने देखा अभी कि जो है वो पूर्ण समता रेखा क्या है, 45 डिग्री है, पर क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी आय की विषमता नहीं है, तो पूर्ण समता रेखा के ऊपर ही जो है वो रेखा आ जाएगी, मतलब कोई कर्व बन ही नहीं पाएगा। कर्व क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पर आय की विषमता बिल्कुल ही नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। हो सकता है कि वहां पे आय की विषमता हो, पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई ऐसा देश जहाँ पे बिल्कुल भी आय की विषमता नहीं है, तो वो पूर्ण समता रेखा के ऊपर आएगा एकदम। वो लाइन पूर्ण समता रेखा के बिल्कुल ऊपर आएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर जब हम इसका गिनी गुणांक निकालेंगे तो ए की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ए कुछ बना ही नहीं, कोई क्षेत्र बना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वक्र बना ही नहीं। तो अगर यहाँ पे ए 0 है, तो ए अपॉन ए प्लस बी तो क्या होगा, 0। जीरो जो है वो क्या बताता है कि असमानता बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वैल्यू एक के निकट आ रही है, मतलब उस देश में असमानताएं हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू जीरो के ज्यादा निकट है या फिर जीरो है, वो ये बताएगा कि आपके देश में विषमता है नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने गरीबी क्या होती है, ठीक है, गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी का मापन, गरीबी के प्रकार, ये सब हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें गरीब जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनी थी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।